लिखना नहीं, बस सिर्फ समझते रहना बस। 20 मिनट बहुत। क्या बोलना था? हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चल रहा, गुड आफ्टरनून। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एम के रुठैया क्लासेस में। मैं आपको आज जो है बायो का टॉपिक्स आर एच विटेकर का 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम बताने जा रहा हूँ। देखो, आर एच विटेकर जो थे उन्होंने जंतुओं को, जितने भी जीव थे, उन्होंने जीवों को 5 जगत में बांटा। ठीक है, इसीलिए उनको कहा गया, उनका जो जगत वाला सिस्टम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से बताया गया। अर्थात 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वाला जो वर्गीकरण है वो विटेकर के द्वारा बताया गया था। और आर एच विटेकर ने 1969 में ये बताया कि जितने भी जीव हैं वो 5 समूह में बांटे गए, जिसमें पहला आपका था मोनेरा। पहला जो जगत बनाया उन्होंने क्या था, पहले जगत की बात करें तो था मोनेरा। मोनेरा। दूसरा है फंजाई। ठीक है, पहला मोनेरा हो गया, दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ ठीक है, पहला मोनेरा हो गया। दूसरा आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा। तीसरा आपका फंजाई। चौथा आपका प्लांटी, प्लांटी। और पांचवा एनिमेलिया। ठीक है, देखो जो मोनेरा में क्या था, मोनेरा में उन्होंने जितने भी प्रिमिटिव एनिमल्स थे उसको रखा। प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजोआ फाइलम से रिलेटेड थे उनको रखा गया। प्रोटिस्टा। फंजाई में कवक और ये आगे। प्लांटी में सबके सब पौधे थे, तो पौधों वाला ग्रुप था। एनिमेलिया में सभी जंतु। इनके आधार पे विटेकर ने बताया कि जितने भी जीव हैं वो 5 जगत में डिवाइड किए गए हैं। ये क्लासिफिकेशन था आपका आर एच विटेकर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके आधार पर देखिए, पहला जो है मोनेरा। तो मोनेरा में इन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं, मोनेरा में उन जीवों को रखा जो प्रिमिटिव थे, मतलब सबसे शुरुआत में आए पृथ्वी पे, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब इनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सब जो है प्रॉपरली जो है डेवलप नहीं था। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था और जो है डीएनए का जो स्ट्रक्चर था थोड़ा अलग था। और ये यूकैरियोटिक जो प्रेजेंट टाइम में जो कोशिकाएं हैं उनसे थोड़ा सा अलग थे। ठीक है, अगर इनके लक्षणों की बात करें तो मोनेरा में क्या था कि इनमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता था। अर्थात जो केंद्रक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, अगर हम कोशिका में देखें तो जो कोशिका का अगर कोई पार्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म ये सब हो गया, लेकिन जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता था, यूकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए जो भी है वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है। बट मोनेरा के केस में ये होता है कि इनमें ये जो झिल्ली होती है, मतलब जो इनका न्यूक्लिक एसिड होता है उसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए इनको जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखा गया। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, साथ सेल मेम्ब्रेन होती है, और कुछ में नहीं होती, जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब क्या आते हैं आपके मोनेरा कैटेगरी में आते हैं। और इनका जो पोषण होता है इनमें न्यूट्रिशन, पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है वो कैसी थी कि वो परपोषी भी थे और कुछ में जो है स्वपोषी भी होते हैं। बैक्टीरिया में कुछ कुछ जीव ऐसे, मतलब इस मोनेरा जगत के अंतर्गत कुछ जीव ऐसे थे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते थे और कुछ दूसरों पर निर्भर रहते थे। इसमें से आपके एग्जाम्पल्स की बात करें, बैक्टीरिया, जो जीवाणु, एग्जाम्पल्स में बात करें बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु। ठीक है, जीवाणु हो गया। नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल। और साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है,
तो साइनोबैक्टीरिया जो थे ये सब क्या है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको मोनेरा जगत में रखा गया। तो जितने भी सूक्ष्मदर्शी और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बनने वाले जीव थे वो सब के सब क्या थे, मोनेरा ग्रुप में रखा गया। ठीक, फिर आता है दूसरा आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सब के सब एक कोश की जीव थे। प्रोटिस्टा की बात करें तो जितने भी जीव थे इसमें एक कोश की, यूनिसेलुलर, एक कोश की, लेकिन जितने भी थे ये यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते थे। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, बोलो, रिपीट किया करो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, नहीं समझ में आएगा नहीं कुछ। ये एक कोश की होते हैं और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका की बनी होती है। और ज्यादातर इसमें देखा जाए तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं कुछ, जिसमें यूग्लिना है, यूग्लिना आपका ऑटोट्रॉफिक, और अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या होते हैं, पैरासाइट के रूप में रहते हैं। पैरासाइट, अमीबा में कुछ जातियां जो है हमारे इंडो पैरासाइट के रूप में रहती हैं, सेंट अमीबा हिस्टोलिका, एंड अमीबा जिंजेवेलिस। और जो अमीबा प्रोटियस है वो फ्री लिविंग्स होता है, डायरेक्ट जो है पृथ्वी पे पाया जाता है, मतलब तालाबों में, झीलों में, स्थिर पानी जो होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। और इनकी बॉडी पे जो है कुछ सीलिया पाई जाती है, मतलब मूवमेंट, गति के लिए सीलिया इस पे पाई जाती है, सीलिया, और जो है फ्लैजिला या कसाब बोलते हैं इसको, फ्लैजिला, कसाब, ठीक है, ये पाया जाता है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनका रिप्रोडक्शन कैसा था बताओ, कल पढ़े हो ना इसको, रिप्रोडक्शन अर्थात जननी में कैसा होता है, विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा इनमें जनन होता है। मतलब एक कोशिका जो होती है वो बीच से तोड़ दोगे तो वो दो नए कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है और नए सेल्स का निर्माण कर लेता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक कोश की शैवाल, डायटम्स और प्रोटोजोआ संघ के जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, प्रोटिस्टा ग्रुप में रखे गए हैं। फिर आता है आपका तीसरा फंजाई, मतलब तीसरा जो जगत था वो क्या है, फंजाई। फंजाई मोस्टली आपके कवक, जिसको हम फफूंदी भी कहते हैं, ये हमारे जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, या आप भोज पदार्थों पे देखोगे, ब्रेड हो गया और जो है रोटी हो गई सूखी वाली, जब खराब होने लगती है तो उस पर पाउडर की तरह संरचनाएं पाई जाने लगती है, उन्हीं को जो है फफूंद कहा गया है, कवक कहा गया। ये मोस्टली क्या होते हैं, परपोषी, क्योंकि देखो जितने भी फंजाई का पहला ही कैरेक्टर, तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ठीक है, मतलब हरित लवक इसमें नहीं रहेगा, इसलिए ये भोजन नहीं बना पाते। और जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो दूसरों पर निर्भर रहेंगे, इसलिए इनको जो है विषमपोषी या परपोषी कहा जाता है, विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। साथ ही साथ ये जो है सड़े गले पदार्थों पे रोटी हो गया, अचार, मुरब्बा, खाद, चमड़ा इत्यादि पे उत्पन्न होते हैं और जो है उसको जो है खराब कर देते हैं, मतलब जल्दी से इसमें बदबू आने लगती है। गर्मियों में देखोगे जो है दाल वाल रख दो, 4-5 घंटे बाद जो है बदबू आने लगती है। और बारिश के समय में जूते वूते में जो है फंगस टाइप पड़ जाती है, कहते हैं दहिया पड़ गया या नोनछा पड़ गया या सीढ़न आ गई, वो सारा काम किसके द्वारा होता है, ये फंजाई के द्वारा होता है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एग्जांपल्स में देखें तो इस एगेरिकस, जिसको हम कुकुरमुत्ता कहते हैं, ठीक है, कुकुरमुत्ता की जो स्पीसीज है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये होता है। और पेनिसिलिनियम, पेनिसिलिनियम एक ऐसा कवक है जिसके द्वारा हमारा पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। इसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स करके हैं, ठीक है, पेनिसिलिनियम। और आपका सैक्रोमाइसीज, तो ये सब क्या आपके फंजाई में आते हैं। अब इनके देखो लक्षण की बात है कि इनमें क्या, पहला कि परहरित नहीं होता, अर्थात ये परपोषी होते हैं, ठीक, और मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी में आपका जो कुकुरमुत्ता है, ठीक है, एगेरिकस, कुकुरमुत्ता, कुछ लोग कहते हैं भैया जो है कुत्ते ने, हाँ वही मशरूम जो है कुकुरमुत्ता, लेकिन जो खाने वाला मशरूम है वो अलग है, ठीक है, और जो कुकुरमुत्ता वाला है वो अलग है।
कुकुरमुत्ता वाला सड़े गले पदार्थों को होता है, मशरूम तो देखने में बढ़िया लगता है। ऐसा ना कहना कि जो है कुकुरमुत्ता खा रहे हो तुम, किसी के सामने से बोलना देना बहुत मारेगा तुम्हें, ठीक है। और इनका जो शरीर होता है वो कवक जाल की तरह होता है, मतलब इधर छोटी छोटी पूरी जाल तरह बिछा रहता है, जिसे माइसीलियम जाल बोलते हैं। मतलब ऐसा बना रहेगा तो एक साइड जाएगा फिर इसी में ऐसे घूमे रहेगा, ठीक है। जब उनकी जड़ें हम या उस तक, फिलहाल तो उसमें जड़े उड़े उतनी हाथ रहती नहीं, तो इनका जो शरीर होता है वो जाल की तरह होता है, उसको माइसीलियम बोलते हैं। शरीर की जो संरचना होती है वो जाल की तरह होती है, माइसीलियम बोला जाता है इसको, जाल नुमा संरचना होती है। और इनकी कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है फंगस वालों की, फंजाई की, वो सेलुलोज तथा अथवा काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज जो एक ज़्यादातर प्लांट्स में ही पाया जाता है। हम लोग जो है भोजन को जब खाते हैं तो उसको पका देते हैं, उबाल देते हैं, जिसकी वजह से उसका सेलुलोज जो है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, सिंपल फॉर्मेट में। और सेलुलोज जो है मोस्टली जो शाकाहारी जो है जानवर होते हैं वही पचा पाते हैं, क्योंकि वो जब कच्चा खाते हैं तो उनकी जो अपेंडिक्स होती है, कृमि रूपी परिशेषिका, वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, और अपेंडिक्स की वजह से वो आसानी से उसको पचा लेते हैं। हम लोगों में अपेंडिक्स जो है अवशेषी आर्गन्स के रूप में होती है, मतलब वेस्टिजियल आर्गन, ठीक है, जिसका कोई उपयोग नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये भोजन को जो है सेलुलोज युक्त भोजन को नहीं पचा पाते हम लोग, इसीलिए हम लोग भोजन को उबाल के खाते हैं, अर्थात पका के खाते हैं। कच्चा खाएंगे तो चल नहीं पाएगा काम। और इनमें जो जनन होता है, मतलब जो बच्चे मतलब अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए जो विधि होती है वो दो विधियों से होता है, अलैंगिक और लैंगिक, दोनों प्रकार का इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो, उसमें नर और मादा दोनों की किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दोनों अकेले अकेले भी जन्म दे सकते हैं, या बॉडी का कोई भी पार्ट आप उसको कट कर दो तो वो सेपरेट होकर नए में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है। दूसरा जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों साथ साथ होते हैं, नर और मादा दोनों का होना आवश्यक होता है, और उनके युग्मक, नर और मादा के युग्मक मिलके युग्मनज का निर्माण करते हैं, अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो ह्यूमन की कंडीशन में होता है। और अगर प्लांट्स में देखें तो युग्मनज बोला जाता है, दोनों युग्मक मिल जाते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर वही नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद इसी में एक जो है इन्होंने, विटेकर साहब ने उसको अलग अलग नहीं किया था, लेकिन आगे जब हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो उसमें फंजाई और एल्गी अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इनके आधार पे बताया गया कि फंजाई और कवक, मतलब फंजाई और जो शैवाल हैं उन दोनों को मिला के देखिए, कवक और शैवाल को मिला के एक अलग टर्म दिया गया था, लाइकेन जिसको कहते हैं। तो इसमें कवक और शैवाल दोनों आपस में मिलकर सहजीवन व्यतीत करते हैं, दोनों का एक दूसरे से फायदा होता है, और इस तरह से वो समूह बना के लाइकेन का काम करते हैं, और उनको लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन में कुछ है आपके एग्जाम्पल्स, ग्रेफिस, अफनिया, गायरोफोरा, ये लाइकेन की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आपका चौथा जो इनका जगत था वो है प्लांटी। प्लांटी जगत के अंतर्गत बताया कि जितने भी जीव हैं ऑटोट्रॉफिक्स, मतलब कि स्वपोषण ये खुद ही करते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, और इसलिए इनको जो है प्लांट कहा गया। और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं इनकी यूकैरियोटिक होती हैं, और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बाकी डिटेल्स में जो है प्लांटी के बारे में भी पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट जो आखिरी आपका किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया अर्थात जंतु। तो इसके अंतर्गत वे सभी जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, टोटली दूसरों पर निर्भर होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, और इनका जो शारीरिक संरचना होती है वो अन्य जो जगत हैं उनसे थोड़ा सा अलग होती है। इसमें जो है सबसे हायर कैटेगरी के एनिमल्स भी पाए जाते हैं, लोअर कैटेगरी के भी एनिमल्स पाए जाते हैं, और उनके जो लक्षण हैं सब जो है अलग है अदर किंगडम्स के अलावा, मतलब अदर किंगडम से अगर हम कंपैरिजन करें तो उनके लक्षण अलग अलग है। इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है विटेकर के द्वारा बताया गया, और लोगों ने काफ़ी इस पर अपना सहमति दी, अपनी सहमति प्रदान की कि हाँ ये जो सिस्टम है वो सही है, कि इस तरह से हम अगर जंतुओं को या जीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को हम वर्गीकृत करें तो आसानी से उसको समझा जा सकता है, उनके लक्षणों को पहचाना जाना जा सकता है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यही है। तो अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछा भी जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, आप बताओ कि 5 जगत वर्गीकरण आर्यज विटेकर के द्वारा 1669 ईस्वी में
सॉरी 1600 नहीं 1969 1969 में जो है किया गया था। इनके आधार पे जंतुओं को या जितने भी जीव हैं उनको 5 जगत में बांटा गया। फर्स्ट जो जगत है वो मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, तीसरा चौथा आपका प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। जो मोनेरा जगत था, मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी प्रिमिटिव जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते थे, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते थे, कुछ तो क्या परपोषी होते थे, कुछ स्वपोषी भी होते थे, उनको जो है मोनेरा के अंतर्गत रखा। और ज्यादातर ये सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नीली हरी शैवाल या जीवाणु ये पाए जाते हैं, उनको मोनेरा में रखा। दूसरा जो जगत था, दूसरा जगत में इन्होंने प्रोटिस्टा को रखा। प्रोटिस्टा में क्या थे, यूनिसेलुलर थे, मतलब एक कोश की जीव थे, लेकिन ये यूकैरियोटिक कोशिका के बने थे। मोनेरा में भी सब एक ही कोशिकी थे, मतलब सिंगल कोशिका वाले, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने थे। बट जब प्रोटिस्टा में आते तो यहाँ एक कोशिकी थे, लेकिन वो यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते, मतलब इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, केंद्रक झिल्ली जो थी पाई जाती थी, और डीएनए आनुवांशिक पदार्थ जो है एक लेयर के द्वारा घिरे होते थे, ठीक है, वेल डेवलप न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता था इनमें। फिर फंजाई, फंजाई में क्या है कि सबके सब जो है हेट्रोट्रॉप्स, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए ये परपोषी होते हैं, अपना भोजन जो है दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसकी तरह से कार्य करते हैं। उसके बाद पांचवा आपका प्लांटी, चौथा प्लांटी जो है ये ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका बने होते हैं। फिर पांचवा एनिमिलिया, ये भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं और विषमपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो जितने भी इसके पॉइंट्स हैं नोट कर लेना सब लोग।